अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन समझाया है कि पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं। फाइंड द मॉडुलस। अब जैसे क्वेश्चन कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका आर्गूमेंट निकालना है, मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है। मॉडुलस क्या होता है? स्मॉल आर, मतलब मॉड ऑफ जेड, और आर्गूमेंट क्या होता है? थीटा, राइट। तो z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3 का मॉडुलस निकालना है और उसका आर्गूमेंट निकालना है, राइट। अब गौर करिए, z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3 है, राइट। अब यहाँ पे अगर मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो -1 माइनस i√3 इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखोगे। और cos थीटा रियल पार्ट होता है, r cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1, और r sin थीटा की वैल्यू -√3 हो गई। अगर r cos थीटा इज इक्वल टू -1 और r sin थीटा इज इक्वल टू -√3, दो इक्वेशंस बन गई, दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर 3। दैट मीन्स कि r स्क्वायर कॉमन निकल आएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, r स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 4, तो r की वैल्यू आपको मिल गई 2, राइट। r आपका क्या है? मॉड ऑफ z है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। तो पहला आंसर तो आपने निकाल लिया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। और कन्वेंशनली अगर देखें तो r की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, कभी लेस देन 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। r हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मॉडुलस इसका क्लियर हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ से आर्गूमेंट निकालना है। अगर मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना आ जाएगा तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको आसानी से आ जाएगा। यहाँ से आपने रियल पार्ट को अलग किया था, 2 cos थीटा की वैल्यू -1, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अगर इमेजनरी पार्ट को देखें तो 2 sin थीटा, r की वैल्यू 2 आ गई ना, तो 2 r sin थीटा था, यहाँ पे 2 sin थीटा इज इक्वल टू -√3 हो गया, तो sin थीटा की वैल्यू -√3/2 हो गई। अब सोचो, cos नेगेटिव और sin नेगेटिव, दोनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है नेगेटिव आ रहे हैं, और नेगेटिव साइन और cos नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन और cos। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव। दैट मीन्स साइन और cos नेगेटिव होता है। अब साइन और cos तुम्हें मालूम है, यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि हमें किस क्वाड्रेंट में रहना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। और अब थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमने आपको जब एंगल का रिप्रेजेंटेशन बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमने आपको बताया था कि एंगल को पॉजिटिव एंगल भी होता है और नेगेटिव एंगल भी होता है। पॉजिटिव एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को तो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल हमारा नेगेटिव एंगल होता है। अगर हम क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल मेजर करें थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको आने के लिए माइनस नेगेटिव एंगल नेगेटिव होगा ना, तो माइनस लगा दिया गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में? 60 की। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 60 की, मतलब π/3 की। दैट मीन्स कि हमें नेगेटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, और क्लॉकवाइज मेजर करोगे जब, जैसे हमने कोई क्वाड्रेंट बनाया, एक क्वाड्रेंट आपका ये बना गया और हमें एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 π/3, ये आपका आर्गूमेंट कहलाएगा, राइट। आर्गूमेंट कहलाएगा। और जब आपने r निकाल लिया और थीटा निकाल लिया तो पोलर फॉर्म तो आप बना सकते हैं यहाँ से। z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या निकली? 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई? -2 π/3, cos -2 π/3 प्लस i sin 2 π/3। आपका यहीं से पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो जाएगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए बस हमें क्लॉकवाइज एंगल को मेज़र किया है। फर्स्ट इनिशियल लाइन से एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से हमने नीचे की ओर एंगल मेज़र किया है। जब नीचे की ओर एंगल मेज़र करोगे तो एंगल नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज मेज़र करोगे तो एंगल नेगेटिव होगा। और से थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, -2 π/3 आपका आर्गूमेंट बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको मॉडुलस और वो निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है, इसमें भी वही मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है। मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? वही चीज़ है, z इज इक्वल टू -√3 प्लस i एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। अगर इसको हम पोलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करें तो पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू -√3 प्लस i इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख सकते हो। r cos थीटा रियल पार्ट होगा, और r cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट क्या है? -√3 है, तो r cos थीटा की वैल्यू -√3 हो गई। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है? i का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो r sin थीटा की वैल्यू 1 हो गई। दो इक्वेशन बन गई, r cos थीटा इज इक्वल टू -√3 और r sin थीटा इज इक्वल टू 1।
राइट। दोनों का अगर स्क्वायर करके हम ऐड कर दें तो आर आपका आसानी से मिल जाएगा। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -√3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, दैट मीन्स आर की वैल्यू 2 आएगी। कन्वेंशनली आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। ये क्यों आपको मालूम है। अब आपको आर मिल गया तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दूँ। आर कितना है 2 cos थीटा इक्वल टू -√3, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -√3/2। आर की वैल्यू 2 आई है तो 2 sin थीटा इक्वल टू 1, दैट इज sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, राइट। इस तरह से हमने cos थीटा और sin थीटा आपने निकाल लिया। cos थीटा की वैल्यू आपने निकाली -√3/2 और sin थीटा की वैल्यू आपने निकाली 1/2। अब देखो cos यहाँ पे नेगेटिव है, cos यहाँ पे नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, 30 की, cos 30, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin में, 30 की, दैट मीन्स π/6। और सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। ये आपकी साइन cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 से अगर हम π/6 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल मिल जाएगा ना। और वो एंगल कितना होगा 6π - π 5π/6, राइट। ये आपका आर्गूमेंट है, ये आपका आर्गूमेंट निकला है। मतलब आपको ये देखना है, आर्गूमेंट निकालने के लिए आपको ये देखना है कि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अगर थीटा हमारा जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमेशा तुम्हें ध्यान रखनी है कि -π से ग्रेटर होगी और π से लेस होगी, ना तो 180 से बड़ी नहीं हो सकती। थीटा की वैल्यू 180 के बराबर हो सकती है, 180 से ग्रेटर नहीं हो सकती, और -180 से लेस नहीं हो सकती। -180 से बड़ी होगी और 180 से लेस होगी, राइट। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 5π/6। ये आपका क्या निकला, मॉडुलस आपका निकला 2 और आर्गूमेंट क्या निकला 5π/6, राइट। तो इस तरह से आपको मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है। जब आप मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना सीख जाओगे तो आपको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना क्या है, मॉडुलस निकालना है और उसका आर्गूमेंट निकालना है। आर्गूमेंट थीटा होता है और मॉडुलस आर, स्मॉल आर की वैल्यू मॉड ऑफ जेड होती है। अब दोनों चीज़ें निकालना सीख चुके हो। तो अगर हम 1 - i को पोलर फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्लेस करें, r इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा से कंपेयर करें, तो r cos थीटा पोलर फॉर्म का रियल पार्ट होता है और यहाँ पे रियल पार्ट कितना है 1, दैट मीन्स r cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे r sin थीटा इमेजनरी पार्ट होता है पोलर फॉर्म में, तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है -1, दैट इज r sin थीटा की वैल्यू -1 हो गई। r cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई और r sin थीटा की वैल्यू -1 हो गई, राइट। दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1, दैट मीन्स r स्क्वायर कॉमन निकल आएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 + 1, मतलब r स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो r की वैल्यू आपके पास √2 आ गई। ये आपका क्या निकला है, मॉड ऑफ z, दैट मीन्स r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। देखो r की वैल्यू कन्वेंशनली r इज ग्रेटर देन 0, √2 तो ग्रेटर देन 0 है ना। अब अगर हम r की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√2, और √2 sin थीटा इक्वल टू -1 आ गया, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई -1/√2। अब आपको यहाँ पे देखना है cos पॉजिटिव है और sin नेगेटिव है। cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव हमारा किस क्वाड्रेंट में होता है, हमें ये देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, राइट। तो 2π से तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते π/4, क्योंकि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, राइट। 1/√2 जो होती है 45 की वैल्यू होती है। अगर हम 2π से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो 180 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, और हमारी थीटा जो वैल्यू लाइज करती है वो -π से ग्रेटर होती है और π से लेस होती है, π के इक्वल होती है। इसलिए हमें एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना पड़ेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए अगर हम थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -π/4, क्योंकि ये √2 cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 1/√2 π/4 की वैल्यू होती है। जब एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो थीटा हमारा क्या होगा -π/4, क्योंकि हमने एंगल को
क्लॉकवाइज मेज़र किया है, एंटी क्लॉकवाइज मेज़र नहीं किया है। एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर देंगे तो थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर निकल जाएगी, वो आर्गूमेंट हमारा नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थीटा हमेशा 180 से -180 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा, राइट। तो आपको जब थीटा मिल गया -π/4, आर की वैल्यू मिल गई √2, तो आपको सीधे सीधे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर कितना है, √2 निकाला है आपने, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है -π/4 प्लस आई आर साइन -π/4, √2 कॉमन निकालिए, आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, राइट। जब किसी पोलर फॉर्म को हम साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, राइट। ये इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, राइट। अब इसका ऐसे ही इसमें पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं तुम्हें, जैसे 4th क्वेश्चन -1 प्लस आई। अब यहाँ पे आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी -1 और आर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। आर कॉस थीटा आपके पास -1 हो गया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर किया। अगर हम दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आ जाएगा, और स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, आर की वैल्यू √2 आ जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि आर की वैल्यू यहाँ पे √2 आ गई। अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पे रख दें, आर की वैल्यू यहाँ पे रख दें √2, तो √2 cos थीटा इक्वल टू -1, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/√2। √2 की वैल्यू यहाँ रख दें आर की वैल्यू, तो √2 sin थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। साइन पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है cos नेगेटिव है, राइट। अब साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 से लेस एंगल लाने के लिए 180 से π/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। π/4 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है ना कॉस में। साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 से अगर π/4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका 135 डिग्री, आपका 3π/4, ये आपका आर्गूमेंट मिल जाएगा। और जब आर्गूमेंट मिल गया और मॉडुलस मिल गया तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, आर इन ब्रैकेट, आर की वैल्यू क्या है 2 cos, आर की वैल्यू क्या है √2, और थीटा क्या है √3π/4, तो आर √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन।